नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से की मुलाकात। उत्तराखंड के शहरों की बढ़ती आबादी और ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 8,500 करोड़ का रखा प्रस्ताव। विकास की दिशा में बताया बड़ा कदम। रिलायंस चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की प्रार्थना की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 5-5 करोड़ का दिया दान। आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदना की व्यक्त। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब जी में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछली सभी यात्रा के टूटे रिकॉर्ड। कपाट बंद होने से पहले और बढ़ेगा आस्था का सैलाब। देश भर में मनाया जा रहा करवा चौथ का पर्व। उत्तराखंड सरकार का महिलाओं को तोहफा। सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों का अवकाश। और 3 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना। उत्तराखंड में विकास को गति देने और व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मिले। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के शहरों में बढ़ती आबादी और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर करीब 8,500 करोड़ का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक बेहतर प्रयास बताते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं की सौगात केंद्र से लाते हैं और इस बार भी उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और वित्त मंत्री से मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य विकास की दिशा से बने। हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 में से 18-20 घंटे लगातार रात दिन काम करते रहते हैं और केंद्र के सहयोग के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को आशीर्वाद मिलता है, यहाँ के निवासियों को आशीर्वाद मिलता है, उसका भी हर उत्तराखंड का निवासी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से उनकी भेंट हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कामों का फीडबैक भी लेंगे। इस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों रात्रि प्रवास की सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे, उसके आधार पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ के पर्व पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा की है, जिससे महिलाओं को त्योहार की रस्में निभाने का पूरा मौका मिलेगा।
करवा चौथ पर्व को लेकर लोहाघाट के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में साड़ियों और पूजा सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज के क्षेत्रों से महिलाएं अपने परिवार के साथ खरीदारी करने पहुंच रही हैं, जिससे बाजारों में रंगीन माहौल बना हुआ है और व्यापारियों के चेहरे भी खुशी से खिले नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ व्यापारियों का यह भी कहना है कि इस बार करवा चौथ पर बीते वर्षों की तुलना में खरीदारी में थोड़ी कमी आई है। ऑनलाइन व्यापार का असर स्थानीय बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। फिर भी दुकानदारों का कहना है कि बिक्री संतोषजनक रही। महिलाओं में करवा चौथ को लेकर जबरदस्त उत्साह है। साड़ी, चूड़ी, मेहंदी और पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार देर रात तक गुलजार रहे। वहीं महिलाएं इस पारंपरिक त्योहार को मनाने की तैयारियों में पूरी तरह जुटी रहीं। बहुत अच्छी रौनक आई है। सभी में महिलाओं में काफी उत्साह है और त्योहार बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बनाया जा रहा है सभी के द्वारा और रौनक है बाजार में। और इसी से आशा लगती है कि आगे भी आने वाला जो त्योहारी सीजन है वो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद है हमारी। तो बाजारों में जिस तरह की रौनक नजर आ रही है उसको लेकर हालांकि व्यापारी थोड़े से मायूस इसलिए हैं क्योंकि उनका कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी की वजह से थोड़ा सा उनके व्यापार पर असर पड़ा है, लेकिन फिर भी संतोषजनक इस बार खरीदारी को कहा जा सकता है। इस बीच महिलाओं के लिए तोहफा उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये रहा है कि जो भी सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाएं हैं उन सभी को आज करवा चौथ की छुट्टी का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है ताकि वो इस पर्व को उल्लास के साथ मना सकें। निर्जला उपवास होता है, ऐसे में उपवास रखते हुए घर के सारे कामों को करना और उसके बाद कार्यालय में भी अपना पूरा समय देना, उसमें थोड़ी सी सरकार की तरफ से ये गुंजाइश छोड़ी गई है कि पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ वो इस त्योहार को मना सकें। इसलिए सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को आज छुट्टी का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। और इस खबर और इस माहौल के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता यशदीप आर्य इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। यशदीप, जो उल्लास है और आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ ही रहा है, लेकिन साथ ही खासतौर पर उन महिलाओं के लिए ज्यादा या डबल खुशी कहा जा सकता है जो सरकारी विभागों में काम करती हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज का दिन जो है वो विश्वास का, आस्था का, करवा चौथ का है। देश भर की सुहागिनी आज पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रख रही है। सूर्य उदय से लेकर चांद निकलने तक बिना अन्न ग्रहण किए यह जो व्रत है ये निभाया जाता है। और हम जैसे आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने कामकाजी औरतों के लिए इस तरीके का एक जो छुट्टी का फरमान जारी किया और उसके बाद एकदम से शासन प्रशासन ने भी इसको मंजूरी दी, तो सभी में जो खुशी का माहौल है और धामी सरकार की तरफ जो एक तरीके से झुकाव है, क्योंकि उन्होंने उनकी जिस तरीके से देखते हैं कि पूरे दिन जब काम ऑफिस में भी करना पड़ता है, सरकारी व्यवस्था में भी करना पड़ता है, तो उसमें कई तरीके की समस्या आ जाती है। क्योंकि ये जो व्रत है ये निर्जला व्रत होता है, जिसमें जो पत्नी होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस तरीके का व्रत रखती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हमें देखने के लिए मिल रहा है। और देहरादून के बाजारों में भी सुबह से ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। सिंदूर, बीड़ी, चूड़ियां, साड़ी और पूजा की थालियों से बाजार सजा हुआ है। हर कोई करवा चौथ की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो कहीं मेहंदी लग रही है तो कहीं पूजा की थाली यहाँ पर सजी हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लगातार जो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी का एक प्रेम है, क्योंकि देहरादून के घंटा घर पे भी इस समय मौजूद है। और यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल रहा है जिस तरीके से महिलाएं अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर व्रत रख रही है और सज कर यहाँ पर लगातार अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रख रही है और यहाँ पर सज रही है अपने पतियों के लिए। और यहाँ पर हम एक मेहंदी वाली दुकान पर भी है जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो यहाँ पर रौनक है बाजार की वो दोगुनी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, उसी तरीके से यहाँ देहरादून के बाजारों में भी यही देखने के लिए मिल रहा है। और मेहंदी की दुकान हो चाहे सजावट की दुकान हो चाहे जितनी भी पूजा की सामग्री की दुकान हो, सभी पर भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। सभी जो औरतें हैं उनमें उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। उन्हीं के साथ साथ जो उनके पति है वो भी उन्हीं का पूरा साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि पहली बार नई नई जब शादी होती है तो सास भी अपनी बहू को सरगी देती
पति और जो सास भी जो बहू भी है वो भी अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, और वहीं उसके जो पति है वो भी पहले जब व्रत होते हैं तो जरूर कई ऐसे पति भी हैं जो अपने पत्नी के साथ अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और व्रत रखते हैं। बिल्कुल। हाँ यशदीप, एक और सवाल, बाजार का क्या रुख है, व्यापारियों का क्या कहना है खरीदारी को लेकर, बाजारों में जिस तरह का रुझान है उसको लेकर? जी हाँ, जिस तरीके से लंबे समय से अन्य तरीके की चीजें हो रही थी उसकी वजह से बाजार का जो माहौल था वो कम देखने के लिए मिलता, लेकिन जिस तरीके से एकदम से जैसे ही त्योहारों का सीजन आया तब से व्यापारियों को जो खुशी है वो अन्य माहौल जो है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाजारों में रौनक उमड़ी पड़ी है, लगातार हर दुकान पर भीड़ है। हर दुकानदार व्यापारी ये कह रहा है कि जब से जीएसटी भी एक तरीके से घटा है ये भी एक तरीके से लाभदायी है, क्योंकि लोगों को जो बचत मिल रही है, जो बचत हो रही है उसके द्वारा और लोग ज्यादा ग्राहक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और अन्य तरीके से यहाँ पर लगातार जो सजावट की दुकानें और जो व्यापारी हैं उनमें बहुत खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया यशदीप तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार का माहौल क्या है, जीएसटी का जो दूसरा स्लैब जारी किया गया, दूसरा जो दौर जारी किया गया, उसमें क्या फायदा लोगों को मिल रहा है वो भी बाजार की रौनक से साफ तौर पर पता चल रहा है। और इस बीच इन महिलाओं की जो निर्जला उपवास रखती है उनकी खुशी को दोगुना कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने, जिसने कामकाजी महिलाओं जो सरकारी विभागों में काम करती है उनके लिए आज छुट्टी का ऐलान किया है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में हुआ था। अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड में बहुत दिन तक आंदोलन चला और इस राज्य के निर्माण के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत भी दी। उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से अलग होने का मकसद भी यही था कि ये एक पहाड़ी राज्य बने जिसकी राजधानी पहाड़ में हो। लेकिन 25 साल बीत जाने के बाद भी इस राज्य की राजधानी पहाड़ में नहीं बन पाई। समय समय पर पहाड़ राजधानी बनाने को लेकर आंदोलन लगातार होते रहते हैं। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने गैरसैंण में राजधानी बनाने को लेकर अपने आंदोलन तेज करने की बात कही है और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के संरक्षक विनोद प्रसाद रतूड़ी और अन्य सदस्यों से खास बातचीत की। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उस समय यहाँ के लोगों की अलग राज्य की मांग थी कि पहाड़ी राज्य बनना चाहिए। साथियों, लोगों की मांग थी कि राज्य की राजधानी भी गैरसैंण में होना चाहिए, यानी पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। लेकिन राज्य तो बन गया, लेकिन अभी तक अस्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बना, यानी पहाड़ी राज्य का राजधानी अभी तक अस्थायी रूप से पहाड़ में नहीं बना। इसी के लिए यहाँ पर कई बार संघर्ष लगातार जारी है और अभी अस्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के लोग हैं। हमारे साथ विनोद प्रसाद रतूड़ी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग लगातार उस चीज का मांग कर रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए। क्या मांग है? इतना साल बीत गया, राजधानी नहीं बना, आगे आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात, जब राज्य नहीं बना था तब भी मांग थी, आंदोलनकारियों की मांग थी कि गैरसैंण को हमारी उत्तराखंड या उत्तरांचल की राजधानी बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बन पाई। जैसे आप भी कह रहे हैं कि 25 साल होने वाले हैं 9 नवंबर को। दूसरी बात यह है कि पूरे गांव के गांव पहाड़ों में खाली हो गए। देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी लोग आ चुके, क्योंकि पहाड़ों में विकास हो नहीं रहा। तीसरी बात कि जो गैरसैंण भराड़ी सैंण है वहां पर अवस्थापना सुविधाएं काफी बड़ी मात्रा में बना दी गई, काफी पैसा खर्च हो चुका है। तो हमारी ये डिमांड है कि सरकार 9 नवंबर 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करे। आप लोग इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जब वोट पड़ता है तभी, तो आज तक राजधानी नहीं बन पाई और आप लोग का आगे माने क्या आंदोलन रहेगा राजधानी को लेकर के? हमारा अब गैरसैंण मार्च का है, इसके बाद नेक्स्ट होली के दिवाली के बाद गैरसैंण मार्च का चल रहा है। गैरसैंण स्थायी राजधानी बने, बस हमारी यही मांग है। आप किस रूप में इसको देख रहे हैं? क्या देखिए, मेरा मानना है कि गैरसैंण राजधानी का विरोध जनता ने किसी ने नहीं करा, चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, किसी ने नहीं करा। इसका जो है अब जो राजनीतिक पार्टियों में उलझा हुआ मामला है। 2 पार्टियां मुख्य हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जब ये अपोजिशन में होते हैं तब इनको गैरसैंण का कुछ याद आती है और सत्ता में होते हैं तब तो ये ध्यान नहीं देते उस चीज का, जनता की आवाज को दबा देते हैं।
और राजधानी के नाम पे, गैरसैंण के नाम पे भी करते हैं क्या है, पर्यटक राजधानी बना दी। जाते हैं, घूमते फिरते, ऐश करते हैं, खर्चा करते करोड़ों रुपए और आ जाते हैं। तो हमारी तो संयुक्त रूप से मांग ये है कि अब हम इस मंच के तहत सामुदायिक रूप से सभी को इकट्ठा करेंगे, सभी जनमानस को एक मंच पर लाएंगे और जो आवाज है उसको और बुलंद करेंगे। और ये जो पार्टियां हैं जो हमारे इसके विरोध में हैं उनको नस्तनबूद करेंगे। तो यहाँ पर अस्थायी गैरसैंण राजधानी समिति के लोग हैं, इनका कहना है कि अब अस्थायी राजधानी के लिए, गैरसैंण के लिए वो लोग लगातार प्रयास करेंगे और आंदोलन करेंगे जब तक कि राजधानी वहां बन न जाए। क्योंकि जब इस राज्य का निर्माण हुआ था तो पहाड़ी राज्य के नाम पर इस राज्य का निर्णय होता और लोगों की एक ही मांग थी कि पहाड़ राज्य का जिस तरह से निर्माण हुआ है उसी तरह राजधानी भी पहाड़ में होनी चाहिए, ताकि पहाड़ का जो क्षेत्र है उसका विकास हो सके और पहाड़ों से पलायन रुक सके। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में श्री दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक हुई। इसमें जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में प्रशासन ने दिवाली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर कड़े और सख्त नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़क मार्ग पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है। कि जो व्यापारी हैं उनसे अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि क्योंकि पटाखा विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है और कई पटाखे काफी पावरफुल भी होते हैं, तो वो सावधानी बरतें और जो निर्देश दिए जाएंगे, जो फायर डिपार्टमेंट के निर्देश होंगे, जो पुलिस के निर्देश होंगे और जो पटाखा निर्देश वाले हमारे सिटी मजिस्ट्रेट RSTMs हैं, उनके जो उसमें निर्देश होंगे। चूंकि ये महीना पूरा त्योहार का है, मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी को बधाई देता हूं। विश्व डाक दिवस के मौके पर उत्तराखंड डाक परिमंडल ने पारंपरिक डाक सेवाओं को नई तकनीक से जोड़ते हुए अपनी उपलब्धियों की झलक दिखाई। हर साल की तरह इस बार भी डाक विभाग 6 से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। इसके तहत लोगों को डाक विभाग की नई योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। डाक विभाग न सिर्फ पत्र है बल्कि अब बैंकिंग और निवेश सेवाओं में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। उत्तराखंड में इस साल अब तक 3 लाख से ज्यादा नए बचत खाते खोले जा चुके हैं, जबकि कुल सक्रिय खातों की संख्या 45 लाख से ज्यादा है। देश भर में डाक विभाग अब गंगाजल डिलीवरी जैसी धार्मिक सेवाओं के साथ साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रसाद को भी लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। डिजिटल इंडिया की राह पर डाक विभाग ने भी कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड परिमंडल के 2737 डाकघरों में अब QR कोड पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे ग्राहक घर बैठे ही डाक बुक कर सकते हैं। नहीं, ये प्रेस वार्ता जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आज प्रेस मीट रखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग हर साल अक्टूबर में अपना राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है और इसी की पेज पे हम लोग विश्व डाक दिवस भी 9 तारीख को मनाते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ये प्रेस मीट का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए हमने ये कोशिश की कि हम अपने लोगों को, अपने ग्राहकों को, अपने जो हमारे पोस्टल सेवाएं हैं, पोस्टल सर्विस है, उसके बारे में जानकारी दें और लोगों के जीवन में, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, देश और समाज के विकास के लिए उसकी क्या, डाक विभाग की क्या भूमिका है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करें। इसके लिए हमने ये डाक सप्ताह हम मना रहे हैं और इसके जरिए हम कई तरह के अलग अलग दिन के हमने कार्यक्रम आयोजित किए। 6 से 10 तारीख तक हमने डाक सप्ताह हम मना रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हमने 6 तारीख को मनाया, 7 को वित्तीय समावेशन दिवस के रूप में बनाया, जिसमें हमने डाक चौपालों का आयोजन किया, जहां लोगों के खाते खोले गए, उनके डाक जीवन बीमा लोगों को प्रदान किया गया और डोर स्टेप जो भी सेवाएं हैं उसको हमने देने की कोशिश की। देहरादून से खबर है। यहां पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से उनका ड्रग टेस्ट कराए जाने के लिए फॉर्म और शपथ पत्र भराए गए थे।
पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम के द्वारा प्रेमनगर थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया गया। संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में से 17 छात्र छात्राओं का ड्रग किट से यूरिन टेस्ट किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। दून पुलिस द्वारा नशे में लिप्त बच्चों को कड़ा संदेश दिया गया है, यदि कोई भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में शिक्षण संस्थान में मौजूद अन्य बच्चों को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्परिणाम की जानकारी दी गई। देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। चूँकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते ही पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकेंड फेज में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती है तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ककोड़ जिला पंचायत सदस्य ने कुंडल गांव में 20 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया। साथ ही उन्होंने सड़क, पानी, बिजली, राशन, ऑनलाइन आवेदन सहित विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य समस्याएं मुख्य रूप से रखी। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। ककोड़ जिला पंचायत सदस्य डीकर सिंह ने स्थानीय ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि जरूरतमंद और वंचित परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचे। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के और श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,62,119 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम में अब तक 2,74,441 कुल तीर्थयात्रियों ने श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। बड़ी बात यह है कि श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम के पिछले वर्ष की यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इसके चलते दोनों धामों में काफी खुशी की लहर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों धाम में इस बार कपाट बंद होने से पहले की अगर बात करें तो हजारों लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी तैयारियां दोनों धाम में लगातार जारी हैं। हालांकि दोनों पवित्र धाम में कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन इसके बावजूद तीर्थयात्रियों की आस्था में कहीं भी कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। इस वर्ष काफ़ी अच्छी मात्रा में श्रद्धालु आए हैं। अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष में पूरी यात्रा में श्री बद्रीनाथ धाम में 14,35,000 के करीब श्रद्धालु आए थे और इस वर्ष अभी 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और कल तक जो हमारा आंकड़ा है वो 14,50,000 के पार हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो हमारे श्री हेमकुंड साहिब हैं उनके कपाट कल बंद हो रहे हैं और अगर हम तुलना करें विगत वर्ष में तो विगत वर्ष में 1,80,000 लोगों ने श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की थी और इस वर्ष वो आंकड़ा 2,72,000 पहुंच चुका है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।